नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है और चर्चित मुद्दा, योगी के बयान पर सियासी घमासान। आखिर है क्या? एक बयान पहले का था, फालतू घूमने वाले की शादी नहीं होती। योगी आदित्यनाथ के इस बयान, वायरल बयान पर अखिलेश यादव का तंज। अखिलेश यादव ने कहा कि बता रहे हैं या आत्मकथा व्यथा सुना रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि क्या योगी का बयान युवाओं को अनुशासन और मेहनत का संदेश है या फिर अखिलेश का तंज सियासी पलटवार है। और सबसे बड़ा सवाल कि युवा को चाहिए कि बयान या रोजगार, युवा को चाहिए क्या? तो आज इसी को लेकर बहस की शुरुआत हुई है, जो मुद्दा है। और फिर एक बार बता दें कि फालतू घूमने वालों की शादी नहीं होती, योगी का एक बयान फिर वायरल हुआ है। और उसी वायरल पर अखिलेश का तंज है कि आत्मकथा व्यथा सुना रहे हैं। आत्मकथा सुना रहे हैं कि व्यथा सुना रहे हैं, ऐसा उनका तंज है, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। इस कार्यक्रम को एक शेर के माध्यम से शुरुआत करते हैं। सियासत में लफ्जों का असर देखना होगा, सियासत में लफ्जों का असर देखना होगा, कौन क्या कह गया ये हुनर देखना होगा। इसी को लेकर हम चाहेंगे कि शुरुआत कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम को। बयान तो बहुत आएंगे, आगे का शेर है इसमें, बयान तो बहुत आएंगे इस चुनावी दौर में, मगर युवा के हाथ में क्या है ये असर देखना होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब ये अभी का नहीं है, पुराना है, ऐसा सूचना है, जिसमें वो युवाओं के जीवन, मेहनत और जिम्मेदारी की बात करते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि जो नौजवान फालतू घूम रहा है उसकी आज के समय में कोई पूंछ नहीं होती है और उसकी शादी भी नहीं होती है। वीडियो का ये हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जो राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई। जब वायरल हुआ तो जाहिर सी बात है राजनीतिक बहस शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस वायरल वीडियो को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए लिखा कि बता रहे हैं या आत्मकथा व्यथा सुना रहे हैं। अब इसी के बाद बोला नहीं, उन्होंने उस वीडियो के नीचे ये पोस्ट लिखा है अखिलेश ने। अब यानी अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कोई अलग भाषण या कैमरे के सामने बयान नहीं दिया, बल्कि योगी के वायरल वीडियो को शेयर करते हुए अपनी टिप्पणी के जरिए राजनीतिक निशाना साध दिया। आखिर योगी ने क्या कहा था? वायरल क्लिप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं के जीवन में अनुशासन, सक्रियता और जिम्मेदारी की बात करते दिखाई देते हैं। इसी दौरान उनका फालतू घूमने वाले लड़के और उसकी शादी से जुड़ा बयान सामने आता है। उस छोटे से बयान का क्लिप अभी हम दिखाएंगे। तो वीडियो का यही वो हिस्सा सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात भी समझना है कि वीडियो आज वायरल होना और बयान आज दिया जाना एक ही बात नहीं है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार यह क्लिप लखनऊ में आयोजित नेशनल हैंडलूम डे कार्यक्रम में जुड़ी बताई जा रही, इसलिए इसे आज का मुख्यमंत्री योगी ने कह दिया बयान, ये आज का नहीं है, ये पहले का है। लेकिन योगी का पुराना बयान आज सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो गया। ये है असल में मामला। अब जब अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया से तंज कस दिया तो फिर जाहिर सी बात है राजनीति शुरू हो गई। और उसी पर एक शेर है, तंजों से सियासत की महफिल सजती रहे, तंजों से सियासत की महफिल सजती रहे, बयानों से सुर्खियों की दुनिया बनती रहे, मगर जिस युवा की आंखों में कल का सपना है उसके हाथ में रोजगार की रोशनी भी तो रहे।
अखिलेश की इस जो उन्होंने लिखा है कि अखिलेश के एक वाक्य ने एकदम सियासी गर्मी टेम्परेचर बढ़ा दिया। उन्होंने लिखा नीचे कि बता रहे हैं या आत्मकथा व्यथा सुना रहे हैं। अखिलेश का ये तंज सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना माना जा रहा है। यानी एक तरफ योगी का युवाओं को लेकर दिया गया संदेश है, तो दूसरी तरफ अखिलेश उसी बयान को मुख्यमंत्री के निजी संदर्भ से जोड़कर राजनीतिक कटाक्ष कर रहे हैं। यहीं से सोशल मीडिया की बहस दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक पक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री युवाओं को मेहनत और अनुशासन का संदेश दे रहे थे। दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है कि युवाओं की चर्चा करते हुए शादी जैसे निजी विषय को राजनीतिक मंच पर लाने की क्या जरूरत थी। अब सोशल है, सोशल मीडिया है, सोशल पर लोग हैं, अपनी अपनी नाना प्रकार की बात रखते हैं, और शायद यहीं से इस पूरे विवाद को देखने का सबसे बड़ा नजरिया निकलता है। उत्तर प्रदेश का युवा आखिर चाहता क्या है? उसे नौकरी चाहिए, उसे बेहतर शिक्षा चाहिए, उसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता चाहिए, उसे रोजगार के अवसर चाहिए, और सबसे बढ़कर उसे अपने भविष्य को लेकर भरोसा चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राजनीतिक बहस कौन घूम रहा है, कौन और किसकी शादी होगी जैसे बयानों तक सीमित रहना चाहिए था, या फिर राजनीतिक दलों को युवाओं के सामने रोजगार, शिक्षा और भविष्य का स्पष्ट रोड मैप रखना चाहिए। अब ये तंज और उस पर बयानबाजी में ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। अब 2027 से पहले बयान भी बनेंगे मुद्दा। ये भी हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज, हमारे जो फॉलोअर हैं और हमारे मेहमान भी ये जाने 2000 बयान बड़ा मुद्दा बनेगा। जितने छोटे छोटे बयान है सब बड़े बनेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी का हर मुद्दा राजनीतिक महत्व रखता है। एक तरफ भाजपा सरकार अपने काम और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार से रोजगार, महंगाई, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सवाल करेगी। और सोशल मीडिया इस राजनीतिक लड़ाई का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। आज एक वीडियो वायरल होता है, उस पर विपक्ष का तंज आता है, फिर समर्थक और विरोधी अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। समस्या यहीं पर आकर टिकती है कि हर कोई अपने तरीके से व्याख्या करने लगता है। बयान आएंगे जाएंगे, सियासत चलती रहेगी, हर रोज नई कोई कहानी बनती रहेगी, मगर वोट की ताकत जब जनता दिखाएगी तब सवाल होगा युवा का भविष्य कौन बनाएगा। अब अंत में थोड़ा सा एक ही सवाल जनता के सामने रखना चाहेंगे, इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कि क्या 2027 का युवा नेताओं के बयान पर वोट करेगा या अपने भविष्य के सवाल पर? क्योंकि शादी पर टिप्पणी कुछ घंटों की सुर्खियां बन सकती है, लेकिन रोजगार और भविष्य का सवाल पूरी पीढ़ी का सवाल है, पूरी पीढ़ी का सवाल है। और यही आज की बहस और असली मुद्दा है कि योगी का बयान युवाओं को अनुशासन का संदेश या निजी जिंदगी पर टिप्पणी। अब अखिलेश इसको इसी बयान से उठा लिए और अखिलेश तंज कर दिए, सियासी पलटवार कर दिए और व्यक्तिगत कटाक्ष कर दिए। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमारा कार्यक्रम शुरुआत हुआ है कि क्या छात्र हुए या आज के जो मतदाता है वो किन चीजों पर ध्यान करेंगे कि यही अखिलेश जो तंज कसेंगे, अखिलेश जो बात रखेंगे उन पर ध्यान होगी, किस चीजों को सबसे बड़ा ध्यान रखा जाएगा। तो मेहमान के तौर पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी शामिल हो चुके हैं और जरूर इस पर अपनी बात रखें कि अब चुनाव आ गया है तो छोटी छोटी बातें भी। सबसे पहले मैं चैनल को साधुवाद देता हूँ और एक चीज थोड़ा मैं भी अपने से सोच रहा हूँ कि जब दो देश के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग बयानबाजी करते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं और उन पर कटाक्ष हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो दोनों लोगों के बीच में हमारे जैसा इंसान जो सिर्फ जनता है अपना विचार ही प्रकट कर सकता है। क्या हमारी बात दोनों वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तक जा सकती है? तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं इन लोगों से कि आज के तारीख में
शिक्षा पर इन लोगों ने क्या बात किया। आप उपदेश देना छोड़ दें, ये लोग उपदेश देना एकदम छोड़ दें जी। ये लोग विद्यालयों में जाएं, अपने लोगों को भेजें, युवाओं के बीच में खुद जाएं और बिना बताए जाए, डराए ना, इनके केहू खा ना जाए। ये देश के चुने हुए लोग हैं। मैं पूछता हूं इन दोनों लोगों से कि दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार बहुत मदद करने के लिए बहुत बयानबाजी करती है, लेकिन 3000 ऐसे अध्यापक जो सारी योग्यता को पूरी करते हैं, और न हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी कभी इस पर चर्चा किए और न हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी किए, और वो भी युवा ही है, मुश्किल से 35 वर्ष के लगभग अंदर होंगे। उन युवाओं पर केवल शिक्षा देंगे, ज्ञान बांटेंगे, अरे नौकरी देंगे, दीजिए। ये राम जी कह रहा है, और ये भी शिक्षक है, 35-40 साल से मैं बच्चों के बीच में पढ़ा रहा हूँ। आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, उनके भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो ज्ञान बांट रहे हैं। अब मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग बोलिए तो तू खुदे बोला, और ना ही आमने सामने आइए आप दोनों लोग, जैसे हम और आप सामने आए हैं इस तरह ये लोग सामने हो और बयानबाजी करें, युवाओं को बयानबाजी करके देश को भ्रमित न करें, देश को परेशान न करें। अपनी झूठी ओछी हरकतों से ये लोग बड़े उच्च स्तर पर हैं, ये लोग काम करके दिखावें। केवल बयानबाजी करेंगे, एक तो ये लोग ऐसे 4-5 लोगों को ले लिए केवल बयानबाजी करने के लिए, वो भी ले लिए हैं। तो हमारे जैसे लोग इन लोगों के ऐसी हरकत से बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है, और बयान इनको देना आए, छात्रों के बीच में आए और ये कहें, ये दोनों लोग आए और केवल 35 मिनट का समय दें। आज के छात्र अपने भविष्य के लिए चिंतित है, अपनी प्रतिभा के लिए चिंतित है, अपने उच्च स्थान पर पहुंचने के लिए चिंतित है। इनके क्रियाकलाप जो भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हैं, नीट का पेपर आउट करा देने में जितना ये लोग माहिर हैं, बच्चों को गुमराह करने में जितना ये लोग माहिर हैं, उतना बच्चों का भविष्य संवारने में इनका जरा सा भी ध्यान नहीं है। इसलिए हमारे जैसा शिक्षक दोनों लोगों को प्रणाम करके ये कहता है कि पहले आप दिव्यांग बच्चे जो 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है, या तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप खारिज करिए, और या तो उनकी नौकरी दे दिए होते तो मैं आपकी बात सुनने के लिए विवश होता। हम ऐसे छोटे छोटे बयानबाजी पर इन लोगों की हरकतों से बहुत परेशान हूँ। और आने वाले चुनाव में अब बच्चे बहुत कम बुद्धि के नहीं है, बहुत गुमराह किया इन लोगों ने, एकदम गुलाम मानसिकता बनाने का प्रयास किया। ऐसा झूठ बोल के काला धन लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन लोगों के क्रियाकलाप को हम लोग दे रहे, कितनी नौकरियां दे रहे हैं, सब पेपर आउट हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। आप नौकरी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं अनुशासन में रहिए। सारे बच्चे अनुशासन में हैं, केवल इनकी निगाहें खुद सही नहीं है। अनुशासन में रहने का इनको व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है। केवल ये है कि सही रहो और रास्ता दिखाएंगे गलत, आओ झंडा उठाओ, आओ हमारा जय बोलो। केवल जय बोलने के लिए युवाओं का जितना प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, उतने युवाओं को नौकरी देने के लिए करते ही इनके पास न धन है और न मन है। ठीक, इसमें असल में हम थोड़ी सी जानकारी दें कि योगी का जो बयान था वो युवाओं को अनुशासन का संदेश दिया जा रहा था। उसी अनुशासन के संदेश अरे तो कम संदेश दिए हैं आज तक, 9 साल से संदेश है तो सुनता। लेकिन सवाल वो नहीं है, अगर कोई अनुशासन का पाठ पढ़ा रहा है तो किसी को व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करना चाहिए। अरे हम कह रहे हैं कि अखिलेश जी को, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को, उनसे मिल, वही लखनऊ में तो रहते हैं दोनों लोग, उन्हीं से पूछ लेते। ये क्यों फालतू बयान दे रहे हैं? उनसे पूछ लेते कि भाई आप किस मकसद से इस बात को कहे थे, हैं? उनकी बात को उन्होंने जो कहा, मैं भी समझ रहा हूँ क्या कहा है। लगातार प्रयास कर रहे हैं, शायद नेटवर्क की दिक्कत है, आप मैं भी समझ रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कहे हैं, इसको मैं समझ रहा हूँ। मैं ओम प्रकाश जी राजभर को भी समझता हूँ कि चुनाव लड़े सपा से और जीते, रात दिन अखिलेश जी को गाली देते हैं, वो भी मैं सुनता हूँ। इन लोगों का बयानबाजी आपस में, हमें तो लगता है
कि माननीय अखिलेश सिंह जी यादव जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, ये दोनों बड़े नजदीक के खिलाड़ी हैं। ये लोग मिल करके कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। और रिश्ता भी है, भले दूर दराज का रिश्ता हो, लेकिन अखिलेश जी के परिवार से हमारे मुख्यमंत्री जी के बहुत अच्छे संबंध है, बहुत पवित्र संबंध है। लगभग हमें ऐसा लगता है कि अखिलेश जी की छोटी क्या है वो भवा है, वो रिश्ते में कहीं न कहीं दूर दराज से एक भाई बहन के रिश्ते हैं। ऐसे इन लोगों के बयानों पर ज्यादा चर्चा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, जाना हवा में बोल गए। ठीक सही कह रहे हैं। असल में जो चर्चा थी इसी पर, छोटी सी बात को लेकर, जिस तरीके से देखिए अब आ गया है चुनाव, और चुनाव जब नजदीक आ जाता है तो छोटी छोटी बातों पर तंज किया जाता है, लेकिन खास करके शादी जैसे मामले पर मुख्यमंत्री पर तंज कसना और इस तरीके से ये ठीक नहीं था। ये व्यक्तिगत टिप्पणी एक तरीके से है, आम लोगों में ये एक व्यक्तिगत टिप्पणी दिख रही है, और इस तरीके से अखिलेश को इस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो तो युवा का संदेश दे रहे हैं, तो उसी पे अक्सर आदमी कहता है भैया अगर आप ठीक से नहीं पढ़े ओढ़ेंगे तो शादी नहीं होगी, ऐसा कहा जाता है। अब उसको उनकी शादी पे जोड़ देना, इस बात को उनकी व्यक्तिगत अब मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो भले तोड़ मरोड़ के उसको कह दिए हो, लेकिन दोनों लोगों के रिश्ते बड़े अजीब हैं। कुछ दिन में कह देंगे कि आप लोग हमने तो मजाक किया, वो तो कह देंगे हमने मजाक किया। ये इन लोग हम भी तो बोल रहे हैं, हमारी बात को आप गौर करिए। हमने कहा जी तो ट्राई फिश, ये तो कह देंगे, अभी वो जल्दी कहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, कह देंगे मजाक किया हमने हंसी में बोल दिए। तो राजनीति जो जिस तरीके से चल रही है उस पर अखिलेश यादव का तंज सामने आ चुका हो, ये आता रहेगा। राजनीतिक में बयान आते रहेंगे, पलटवार होते रहेंगे, सोशल मीडिया इसे वायरल करता रहेगा, ये भी है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल ऐसा है जिससे कोई भी राजनीतिक दल बच नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश का युवा चाहता क्या? सवाल सबसे बड़ा यही है कि आपकी जो आप लोगों की जो भी बयानबाजी, इस बयानबाजी में आपके बयानबाजी से नहीं मतलब है, उसका सिर्फ युवा चाहता है कि उत्तर प्रदेश का युवा आखिर चाहता क्या है। हम बताएं जी, उत्तर प्रदेश का युवा चाहता है कि उसको उच्च से उच्च शिक्षा मिले, बढ़िया से बढ़िया उसको शिक्षा मिले, शिक्षा महंगी न हो, शिक्षा में कोई भेदभाव न हो, और वह शिक्षा इतनी पारदर्शी हो कि इनकी प्रतिभा आसमान छुए। और आज का युवा ये अच्छी तरह से चाहता है उसका कैरियर बने, उसका कैरियर बहुत उच्च हो, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज का युवा पाता क्या है? आज के युवा का पेपर लीक हो जाना, आज के युवा को पारदर्शिता नहीं मिलना उसकी परीक्षाओं में। आज के युवा को, अभी आपने देखा होगा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हमारी राज्यपाल जो गई थी, उन्होंने कौन कौन सी बात कहा, बड़ी हल्की बात, उनकी बातों पर चर्चा होना चाहिए कि हमारे कैंपस में क्या होना चाहिए, हमारे कैंपस की सफाई कैसे होनी चाहिए, हमारे कैंपस में बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये बात उन्होंने वहां पर कहा। और चर्चा उनकी बातों पर होना चाहिए, न कि चर्चा इनकी बातों पर होना चाहिए। उपदेश तो बहुत लोग दे के गए और बहुत लोग कटाक्ष किए, चर्चा युवाओं बहुत बेहतरीन थी। युवाओं को रोजगार पर चर्चा होनी चाहिए, युवाओं की स्किल पर चर्चा होना चाहिए। अरे भारत, मैंने तो आज बताया था कम से कम सैकड़ों लोग थे, हमने कहा क्या आप 5 किलो अनाज पर जिंदा रहना चाहते हैं या अपनी बाहुबल के बल पर सरकार का 5 किलो अनाज के बदले कुछ परिश्रम करना चाहते हैं, परिश्रम करके कुछ धन कमाना चाहते हैं? आपकी सोच क्या है? बहुत लोगों ने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि सरकार हमारे बच्चों को पढ़ने की ऊंची से ऊंची व्यवस्था करे, अच्छी से अच्छी व्यवस्था करे। आप बजट एक दिन तलाश के लाइए, सरकार ने शिक्षा पर सबसे कम बजट रखा है, जो मुझको जानकारी है। अगर गलत जानकारी है तो मैं अपने विद्वान साथियों से कहूंगा कि वो शिक्षा पर जो बजट आउट हुआ है उसको पारदर्शिता के साथ बताएं कि क्या उतनी बजट में
विद्यार्थियों को, बच्चों ठीक को है। अच्छी शिक्षा मिल सकती है। इस पर चर्चा होना चाहिए। जी, कार्यक्रम में यूसुफ शाह मेहमान के तौर पर शामिल हो चुके हैं। और आप असल में आज मुद्दा है कि लोग केवल सिर्फ मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे के बयान पर तंज कसेंगे तो क्या आज का उत्तर प्रदेश का युवा यही सब थोड़े देखेगा? भाजपा की, क्षमा कीजिएगा, नेताओं की व्यक्तिगत बयानबाजी से उससे कोई मतलब नहीं है। उसके अपने भविष्य की गारंटी चाहिए। उसे शादी पर टिप्पणी नहीं चाहिए, किसी की शादी पर टिप्पणी। उसको रोजगार का रास्ता चाहिए। जी, तो क्या कहना चाहेंगे यूसुफ जी, मेहमान के तौर पर आप शामिल हैं? क्योंकि आप अपनी आवाज बंद किए होंगे, शायद खोल लें, आवाज आए जिससे। यूसुफ जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी बताएं। आवाज जा रहा है? हाँ, जी बताएं। 1.5 मिनट आवाजें खोजने में हम लोगों को लग जाता है। 1.5 मिनट के पहले आवाज जी बताएं। जो है बयानबाजी को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बयानबाजी से काम नहीं चलेगा और बयानबाजी से कुछ अर्थ भी नहीं है। उपलब्धि में क्या है वो गिनाना चाहिए कि क्या उपलब्धि है। आपकी आवाज, पूर्व मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए कि उपलब्धि में क्या है, उनको उपलब्धि गिनाना चाहिए। आवाज नहीं जा रहा है? नहीं आ रही है, धीरे जा रही है, लेकिन कभी कभी गायब हो जाती है। थोड़ा सा तेजी से आज बोलें, आज हमें लग रहा है नेटवर्क आपकी तरफ दिक्कत कर रहा है। जी बताएं। जी सर, उनको उपलब्धि में क्या है वो गिनाना चाहिए। और कुछ गिनाना ही है तो रोजगार पे जो है गिनती करें, शिक्षा पे गिनती करें, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो है देखें कि किस प्रकार से क्या स्थिति है शिक्षा की, क्या नहीं, नेताओं की व्यक्तिगत बयानबाजी से युवाओं का क्या मतलब है? युवाओं को तो आखिर उत्तर प्रदेश का युवा आखिर चाहता क्या है वो उसको बताना चाहिए। उनके व्यक्तिगत जो है बयानबाजी से जनता को कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। जी, जो विषय है, जो समस्याएं हैं देश की, प्रदेश से संबंधित जितनी समस्याएं हैं पर जो है बयानबाजी करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रदेश की उपलब्धि गिनानी चाहिए और पूर्व मुख्यमंत्री को भी इस विषय पर जो है सवाल जवाब करना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, या मुख्यमंत्री जी को जो है इस विषय पर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस विषय पर जो है बहस करे। अब वो सब व्यक्तिगत उनकी राजनीति है, माननीय मुख्यमंत्री जी की और पूर्व मुख्यमंत्री जी को, तो उससे जो है जनता को कोई लाभ नहीं मिले। जनता सवाल कर रही है कि मेरे बच्चे का भविष्य कौन बेहतर बनाएगा। आज सवाल कर रही है जनता कि मेरे बच्चे का भविष्य कौन बनाएगा। आपकी आवाज बहुत स्लो मिल रही है। एक बार अगर नहीं हो तो आप डिस्कनेक्ट होके फिर से जुड़ें। आवाज आपकी बहुत कम मिल रही है। तो हम अपने वरिष्ठ शिक्षक जी से कहना चाहेंगे कि आज का जो सवाल है वो बार बार यही है, युवा परिवार उसका कह रहा है कि मेरे बच्चे का भविष्य बेहतर कैसे होगा, कौन बेहतर करेगा, सवाल ये है। जी। और सियासत का शोर तो रहेगा, उसमें युवा के भविष्य पर सवाल है। वो तो चुनाव नजदीक आया है, ये सब चलता रहेगा।
तो जरूर इस पर अपनी बात रखें। इसके बाद आज थोड़ी सी एक चर्चा और भी आरक्षण पर फिर रहा है। भागवत के बयान पर मायावती का पलटवार है कि क्या क्रीमी लेयर की बात करना गलत है, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन जो हमने भी सवाल किया उस पर जरूर बात रखें। जी यूसुफ जी कुछ कह रहे थे आप? हमारी आवाज जा रही यूसुफ जी? आप एक बार फिर से कट करके फिर से ज्वाइन हो, आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है। एक बार कट करके फिर से वर्तमान आप एक बार कट करके फिर से ज्वाइन हो, आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है या सही से आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार फिर से जुड़े। तो हो सकता था तो में इस विषय का अगर नहीं हो सकता तो इसको सरकार जाकर नहीं कुछ सुधार ला सकता है, क्योंकि अगर सुधार लाना होता जो विषय हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे इस पर जो है वर्तमान सरकार जो है विफल है, पूरी तरह विफल है। और इस पर जो है सत्ता परिवर्तन से ही कुछ सुधार हो सकता है। जी ठीक कह रहे हैं, सत्ता परिवर्तन क्योंकि से सुधार होगा। वर्तमान सरकार है, अगर युवा धरना प्रदर्शन करेंगे, युवा अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, आम जनता करती है धरना प्रदर्शन, तो उनको जो है डिटेन किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और FIR किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। तो वर्तमान सरकार का तो जो है ये रवैया कि धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देते, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम जनता हो, चाहे युवा हो। तो यह लोकतंत्र कहाँ रह गया अगर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं करने दिया जा रहा है? तो लोकतंत्र और संविधान के अंतर्गत जो है सरकार कहाँ चल रही है, कहाँ कार्य कर रही है? और वर्तमान में पूरी तरीके से जो है सरकार तानाशाही। ठीक है हमारे इसमें इस कार्यक्रम में शामिल हमारे भाई शिक्षक जी कि आम जनता, आम व्यक्ति कह रहा है कि मेरे बच्चे का भविष्य कौन बेहतर बनाएगा? ये सियासत का शोर तो ऐसे ही चलता रहेगा, युवा के भविष्य का सवाल कौन करेगा? मैं यूसुफ शाह जी के इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ। असहमत, मैं नहीं इनकी बात को मानता। इसलिए नहीं मानता कि ये कहना है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, और मैं कहता हूं कि कांग्रेस, बसपा, सपा से सब भाग के गए हैं भाजपा में। कांग्रेस, बसपा और सपा पार्टी से भाग के सब आए हैं भाजपा में। तो ये सत्ता परिवर्तन हो जाएंगे तो कुछ कलाकार यही रहेंगे। मैं पूरे यकीन के साथ अपनी बहुत हल्की बात में नहीं बता रहा हूँ। इनको सत्ता में रहते हुए ही आम जनमानस को अब लड़ाई पक्ष और विपक्ष को न मान करके कि हम ये मान लें कि हमारी सपा सरकार है, हमारी कांग्रेस सरकार है और हमारी बसपा सरकार है, इनको एकदम पीछे हटा करके जनता एक हो करके इसी सरकार से प्रश्न करे। जगह जगह जब प्रश्न करना शुरू कर देगी तो निश्चित रूप से सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो छात्रों ने आंदोलन किया उसमें कहीं न कहीं विपक्ष वाले अन्य लोग गुमराह करने का प्रयास किए, लेकिन वो सिर्फ छात्र से, किसी पार्टी के नहीं थे। तब जाकर के सरकार की चूल्हे हिली है। उसी तरह संपूर्ण जनता जो अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहती है, अभी इनका 6 महीना है, इनको 6 महीने में एकदम इनका मन बना देना चाहिए। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि 3000 दिव्यांग टीचरों का जब योग्य है तो आप क्यों नहीं इनको नौकरी दे रहे हैं? अगर नौकरी नहीं दे रहे हैं तो आइएगा क्षेत्र में, हम आपसे सवाल करेंगे। तब आप न मुख्यमंत्री रहेंगे, न आप विधायक रहेंगे, हम जनता रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे। हम स्कूल चलाते हैं, इसलिए हमारे तमाम बच्चों के मुद्दे को लेकर के हम फील्ड में आएंगे, हम देश की रक्षा की बात करेंगे। आज सड़क आप बनवा दे रहे हैं, किसके पैसे से बनवा रहे हैं? क्यों धंस जा रही है? इधर आप उद्घाटन करके जा रहे हैं तो सड़क धंस जा रही है। ये कौन सा पैसे का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? आप जाके उस पर बोलिए कि मेरी गलती है, मेरे ठेकेदार की गलती है, जिसको मैंने ठेका दिया है अपने रिश्तेदार को दिया है,
अपनी पार्टी को दिया है, इस पर विरोध होना चाहिए और जनता विरोध करे, क्योंकि विपक्ष एकदम, विपक्ष इज नथिंग। विपक्ष तो केवल जहां जहां जा रही है मलहम लगा रही है कि आप लोग लड़िए, हम आपके साथ हैं। इन लोगों के साथ का कोई भी महत्व नहीं है। विपक्ष वालों के साथ का महत्व कब होता है जब अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके कहते, बैठ के आमने सामने, और दुश्मनी नहीं है। लोकतंत्र में राजनीति को इतना गंदा ना करिए आप लोग। आप बैठिए उनके साथ और कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये सड़क धंस गई है और आप भी चलिए, हम भी चले, देखें, क्योंकि राष्ट्र के हित में हम मिलजुल करके कदम उठाना चाहते हैं। एक छोटी सी बात कह दिया मुख्यमंत्री जी ने कि बच्चे आप लोग अनुशासन में रहो, अच्छा काम करो, नौकरी करोगे तुम्हारी शादी ब्याह अच्छी हो जाएगी। इसमें क्या कह दिया, कौन सी फांसी दे दिया? तब आप कह रहे हैं कि अपनी व्यथा बता रहे हैं। नहीं, इस ऐसी ही बातों का एक बार हमें जी बिल्कुल बिल्कुल 100% 100%। देखिए मैं बात को समझता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई भी दूध का धुला, हमारे मुख्यमंत्री जी पावर में है, 3000 बच्चों को नौकरी दीजिए, मैं आपसे मांग ही तो रहा हूँ। हम धरना प्रदर्शन करने नहीं जाएंगे, हम लाठी खाने आपकी नहीं जाएंगे, हम रात दिन पढ़ाएं भी, अपने बच्चों का पालन पोषण भी करें। आप उनका नीट का पेपर आउट कर दीजिए, हम यहाँ भी परेशान हैं, आप हमें नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन जब आप चुनाव के मैदान में आएंगे तो आपका मैं सम्मान उस समय नहीं करूंगा। आपके कारगुजारियों के अनुसार आम जनता के साथ कोई सब लोग आपको वोट देंगे, मैं आपका विरोध करूंगा, क्योंकि हमें लोकतंत्र में हमें भविष्य की चिंता है। जो मैं कहता हूँ स्पष्ट करना, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार हमारे सदर विधायक जी से एक सवाल होगा कि माननीय विधायक जी, आपने शिक्षा के क्षेत्र में कितने स्कूलों की मदद किया है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने अपना धन कहाँ कहाँ खर्चा किया है? ये 4 साल लुटवाने के लिए नहीं, हम लोग भेज बन गए तो उन्हें करा और वो दिखने में न लगे। नहीं, शिक्षा पर भी आपका आवंटन होना चाहिए, जो हमारी मांग है। करिए न करिए, आप सही कह रहे हैं, करिए न करिए, सवाल करना हमारा काम है। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? जरूर अपनी बात रखें। इसके बाद हमारा दूसरा जो है, हम उसमें मात्र जो मेरे पास 25 मिनट का 20 मिनट का समय रहेगा उस पर करेंगे। आरक्षण पर फिर रार है, भागवत के बयान पर मायावती का पलटवार है कि क्या क्रीमी लेयर की बात करना ही गलत है। इस पर अभी यूसुफ के बातचीत करने के बाद इस पर चर्चा की जाएगी। यूसुफ जी बात रखें पुराने पे कि अखिलेश जी का जिस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। वरिष्ठ आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो एक बार आप फिर से जुड़ जाएं, क्योंकि आवाज आपकी बहुत ठीक से मिल नहीं पा रही है। एक बार अगर आप फिर से जुड़ जाएंगे तो बेहतर रहेगा, तब तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक बार आप फिर से डिस्कनेक्ट हों और फिर जुड़ें, क्योंकि आवाज की बहुत दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। एक बार फिर से जुड़े आप। जी सर, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क की समस्या है, जहाँ पर हूँ वहाँ पर थोड़ा नेटवर्क की समस्या है। अच्छा। और वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ, 5 लाख लोग वहां गए और उसमें लगभग 20 लोगों की मौत हो गई। वो जिस परिवार से वो सदस्य रहे होंगे उस ये सिर्फ एक विषय पर जो है जनता अपनी वाली कराने के लिए, जो सही है उस चीज को कराने के लिए 50 आदमी 50 जनता जो है उसमें मारी जाए और सब जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है सब इकट्ठा हो एक जगह। ये भी तो जो है पूरी तरीके से जहाँ हो वहाँ पे चारों तरफ जो है आवागमन जो है बाधित हो। दिल्ली में तो वही हुआ। तो फिर बिना किए ही सरकार क्यों नहीं समझ रही है? 20 लोगों की जान लेने के बाद ही क्यों समझ रही है? 5 लाख वहाँ छात्र इकट्ठा होने के बाद ही क्यों समझ रही है? जी, ये सरकार का घमंड है, ये तानाशाही है। ये सरकार की ताना मजबूर कर देना, ये तानाशाही होगी। वो सबकी भरपाई लोग जो गए वहाँ खत्म हो गए, उनकी भरपाई तो तानाशाही
सरकार जो है जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन रोका जाए ऐसा किसी भी सरकार में नहीं था। जो रवैया वर्तमान सरकार का है कि धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे। जब धरना प्रदर्शन के लिए लोग तैयार होते हैं तो उनको घर पे ही जो है डिटेन कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आखिर आवाज उठाएंगे कहाँ? रोड पे जाएंगे तो पता चलेगा सरकार जो है धारा लगा देगी कि तुम रास्ता बंद किए। तो आम जनता अपनी बात कहने के लिए जो कहना चाहती है वो भी नहीं कहने दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है, अगर आम जनता अगर उतरती है उत्तर प्रदेश में, जो उसमें मेन लीडर है उनको जो है हाउस अरेस्ट कर देंगे, बाकी जो बचेंगे उनको रास्ते में ही पकड़ लेंगे। और जो मौके पे वहां पहुंचेंगे उस स्थल पर उनको पुलिस की लाठियां पड़ेंगी, FIR मिलेगा और जेल मिलेगा। जनता जो है धरना प्रदर्शन या आंदोलन या अपनी आवाज कैसे उठाए, ये सब जो है इस प्रकार से इतना ठीक है, इतना अहंकार मुझे नहीं लगता कि आज से पहले उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री इस पर ठीक है यूसुफ जी। अब चूंकि चर्चा थोड़ा सा हम चर्चा में शामिल करेंगे, आज जो एक बयान है उस पर आरक्षण पर फिर से वार, भागवत के बयान पर मायावती का पलटवार। क्या क्रीमी लेयर की बात करना ही गलत है? क्या आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए? ये थोड़ा सा एक चर्चा आज बनी है। क्या आर्थिक आधार को भी आरक्षण में महत्व मिलना चाहिए? मायावती का विरोध सामाजिक न्याय की लड़ाई है या राजनीतिक दबाव? 2027 में यूपी चुनाव से पहले आरक्षण पर फिर बड़ा ये चुनावी मुद्दा तैयार हो रहा है। तो हम चाहेंगे हमारे भाई शिक्षक जी इस पर जरूर बताएं। हम थोड़ी सी डिटेल निकाल कर फिर इसके बाद सामने आ रहे हैं। तो हमारे भाई शिक्षक जी जरूर इस पर बात रखें। ये मोहन भागवत जी बोले हैं, मोहन भागवत का बयान है, उस पर तीखा प्रतिक्रिया मायावती का है। मायावती का एक मिनट थोड़ा हमको समझ, ये क्रीमी लेयर का होता है तुम जान नहीं तो बोले। ठीक है, तो अब उसी को लेकर चर्चा है। अब तत्काल आप पूछेंगे तो हम आप इस चर्चा में इस तरीके तब ना जाना तो क्या बोल बताना चाह रहे हैं कि क्रीमी लेयर आखिर है क्या, उसी पर जी हम बात रखना चाह रहे हैं। जो हमारी समझ में आएगा, जो हमें जानकारी है उसी को लेकर। असल में क्रीमी लेयर का जो सरल में है वो ओबीसी समुदाय के सभी लोग एक जैसी सामाजिक आर्थिक स्थिति में नहीं होते हैं। ओबीसी में जो परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी आगे निकल चुके हों उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है। मतलब जिनको सुविधा ओबीसी की मिल चुकी हो, जिस पर चर्चा आजकल चल रही है कि घर में अगर एक व्यक्ति को लाभ मिल गया तो लाभ का हकदार हो गए, तो अब उसको आप छोड़ दीजिए दूसरा कोई पाए। जैसे आपके परिवार में आप उसका पा गए तो अब आपको राशन नहीं मिलेगा, अब किसी दूसरे परिवार को राशन दिया जाएगा, वो मजबूत हो। यही हाल बिल्कुल क्रीमी लेयर का है। अब इस पे कई लोग तनतनाए हैं, ये हमको मिल रहा है कैसे भाई? अरे भाई आपके परिवार में कई बार से जब से शुरुआत हुआ है तब से आप लाभ पा रहे हैं। अगर आप लाभ पा चुके हैं तो आप किनारे हो जाएं, आप ही के भाई बंधु कोई दूसरे उसमें जुड़े। बिल्कुल 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 जो ये चर्चा इसको लेकर है, क्रीमी लेयर का मतलब है आरक्षण व्यवस्था में उस सामाजिक समूह के तुलनात्मक रूप से जो संपन्न आगे बढ़ चुके वर्ग हैं, जिन्हें कुछ परिस्थितियों में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता, अब उसमें उनको मिलना चाहिए। ये सब सारी चीजें यही है क्रीमी लेयर। लेकिन ऐसे लोग जो ओबीसी आरक्षण में निर्धारित नियमों के तहत आरक्षण से बाहर हो सकते हैं, इसका उद्देश्य यह है कि आरक्षण का लाभ उन ओबीसी परिवारों तक अधिक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।
और एक चीज है कि क्रीमी लेयर का मतलब सिर्फ अमीर ओबीसी नहीं है। इसके निर्धारण में आय के साथ साथ सरकारी पद जैसे सेवा की स्थिति और अन्य निर्धारित मानदंड बने हैं, उसके मापदंड बने हैं, महत्वपूर्ण है। इसलिए केवल परिवार की आय देखकर किसी व्यक्ति को क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर कहना सही नहीं है। लेकिन वही है और इसके बाद साथ ही इसमें जुड़ा है कि एससी एसटी आरक्षण में ओबीसी जैसी क्रीमी लेयर व्यवस्था लंबे समय से लागू नहीं थी। हाल के वर्षों में भी जल्दी में इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक बहस के कारण यह मुद्दा फिर चर्चा में आया। तो इसकी और भी विस्तृत बहुत सारी चीजें हैं, वो अब निकालने के बाद क्लियर होगा। लेकिन इस पर चर्चा है, तो ये चर्चा का मतलब साधारण शब्दों में ये समझिए जैसे किसी परिवार को काफी दिनों से लाभ मिल रहा है, ओबीसी का, एससी का, अन्य को नहीं मिल रहा है, तो कम से कम उनको आगे आने दे, वो लोग ना लिया करें। जैसे हमने एक सरल ढंग से ये बताया कि जैसे कोई राशन पा रहा है, अब उसको अगर 5 साल से राशन देते देते मजबूत कर दिया सरकार ने, तो अब वो राशन किसी दूसरे गरीब व्यक्ति को मिले, जन्मसिद्ध अधिकार ना बने हमारे। नहीं इसी पर है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको फैसला है उसके भी विस्तृत रिपोर्ट हम नहीं निकाले हैं। ठीक है, इसका एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जो कोरोना आया था, तो कोरोना में सरकार ने कहा था कि जेकर मन करे वो अपना राशन कार्ड ले ले, राशन बन जाए। तो उस समय हम आपसे बता रहे हैं हमारे घर का भी बन गया था, लेकिन 4-5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हमने एक प्रार्थना पत्र लिख के दिया कि हमारे घर में वेतन मिलता है, वेतन तो रुका नहीं है कोरोना के नाते, तो जब हम वेतन पा रहे हैं तो हमें राशन की फ्री में लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पत्र लिख करके इसको छुड़वाया। अपना पत्र लिखा, हमने कहा हमारे घर में सरकारी नौकरी है, हम उसके हकदार नहीं है, वो जो उसके हकदार है वो पाए, हमके नहीं पाना चाहिए। तो हमने ये काम किया था। उसी तरह से जितने भी लोग मजबूत हैं, चाहे किसी भी कास्ट में हो, अब इस पर चर्चा होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जरूरी है। किसी भी कास्ट में है, अगर उनके घर में सरकारी नौकरी है तो अपने उन भाइयों को मौका दें जो गरीब हैं, वो उस सुविधा को छोड़े, राष्ट्र हित में छोड़े। उसी तरह से जैसे कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें आरक्षण कहीं न कहीं जानलेवा बीमारी है। आरक्षण से तो आप जैसे डॉक्टरी में कर लीजिए, सुई लगावे का ढंगे ना है, और उनको पढ़ा दीजिए, उनको दे दीजिए, पढ़ावे ऐबे ना करे। उनमें भी जो बच्चे हाई लेवल के उनका हो आरक्षण, इसी पर हो लेवल। सुप्रीम कोर्ट का जो मामला आया है और जो थोड़ा सा क्रीमी लेयर का है, अभी हमने निकाला है, कुछ जानकारी दे दें, जो भी चर्चा हो पाएगी कम से कम लोगों के जहन में जाएगा तो बात तो सामने आएगी। तो इसका थोड़ा सरल भाषा में यही, किसी आरक्षित वर्ग के भीतर जो परिवार सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से आगे निकल जा चुके हैं, उन्हें कुछ नियमों के तहत आरक्षण से बाहर रखने की व्यवस्था को ही क्रीमी लेयर कहा जा रहा है। अभी वही हमने जो मतलब बताया थोड़ा सरल ढंग से, और अब इसमें थोड़ा तकनीकी में हम बता रहे हैं। ओबीसी में यह व्यवस्था लागू है। 1992 के इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखते हुए कहा था कि ओबीसी के सामाजिक रूप से उन्नत हिस्से यानी क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए, जो लोग उन्नत हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। केंद्र की ओबीसी व्यवस्था में वर्तमान में 8 लाख की वार्षिक आय सीमा भी एक महत्वपूर्ण मानदंड जो बन रही है इसकी। लेकिन सिर्फ 8 लाख से ऊपर या नीचे होना हर मामले में अंतिम फैसला नहीं होता है। माता पिता का पद और सामाजिक सेवा स्थिति भी महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए किसी वजह से आपका 8 लाख बन रहा है, लेकिन और बहुत सारी चीजें, अगर आपके माता पिता का पद और सामाजिक जो दायरा दिख रहा है, सेवा स्थिति जो है वो अगर ज्यादा है, तो फिर 8 लाख यही लेखपाल जो रिपोर्ट लगा देंगे साल वाला, वही पर नहीं चलेगा। दूसरा है एससी एसटी में विवाद क्यों उठा,
यहीं से असली विवाद शुरू होता है। कहां से? वही थोड़ा सा जो जानकारी है, एससी और एसटी आरक्षण में ओबीसी जैसी क्रीमी लेयर व्यवस्था लंबे समय से लागू नहीं थी। केंद्र सरकार ने 2020 में भी संसद में स्पष्ट किया कि एससी एसटी आरक्षण में उस समय क्रीमी लेयर की कोई अवधारणा नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल उठा कि अगर एससी एसटी समुदाय के भीतर भी कुछ परिवार पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ लेकर बहुत आगे निकल चुके हैं, तो क्या उन्हीं परिवारों को लगातार आरक्षण मिलना चाहिए? ये सवाल यही खड़ा हो गया। यही सवाल अब बड़ी संवैधानिक बहस बन गया है। 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कह रहा है? 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम देवेंद्र सिंह मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले में बताया कि मुख्य मुद्दा क्या था कि क्या एससी एसटी के भीतर भी अलग अलग उपवर्ग बनाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य एससी एसटी के भीतर उपवर्गीकरण कर सकते ताकि आरक्षण का लाभ उन समूहों तक बेहतर तरीके से पहुंच सके जो अपेक्षाकृत ज्यादा पिछड़े रह चुके हैं, अभी उनको लाभ नहीं मिला है, कमजोर हैं। लेकिन यह मनमाने ढंग से नहीं होता। राज्य को उचित संवैधानिक आधार पर और आंकड़ों के आधार पर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है क्या है? इस फैसले का मतलब ये नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन से पूरे देश में एससी एसटी के लिए ओबीसी जैसी क्रीमी लेयर लागू कर दी थी। ये बात सोशल मीडिया पर अक्सर गलत तरीके से कही जा रही थी। चौथा है, फिर क्रीमी लेयर की बात फैसले में कहां आई? तो फैसले में तत्कालीन जस्टिस और बाद में सीजेआई बने बीआर गवई ने अपनी राय में कहा है कि एससी एसटी के भीतर भी अपेक्षाकृत आगे निकल चुके लोगों की पहचान करके, अब तो पहचान करना है, पहचान करके उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर करने पर विचार होना चाहिए, ऐसा लिखा। अब सरकार को ये तो ध्यान रखना होगा। यानी उनका तर्क था कि आरक्षण का लाभ उस व्यक्ति को ज्यादा पहुंचना चाहिए, मिलना चाहिए वास्तव में जो सामाजिक रूप से पीछे छूटा हुआ है। लेकिन इसे समझना जरूरी है। टिप्पणी अपने आप में केंद्र सरकार द्वारा एससी एसटी के लिए 8 लाख वाली ओबीसी क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू कर देने के लिए बराबर नहीं थी। अब 2025 में क्या हुआ? 2025 में भी इस मुद्दे पर न्यायिक बहस जारी रही। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सिद्धांतों का हवाला देते हुए एससी एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर जस्टिस गवई की राय को स्वीकार कर लिया और कहा कि राज्य को ऐसी नीति विकसित करनी ही चाहिए, कीजिए मतलब। लेकिन अब इससे भी पूरे देश में अपने आप कोई एक समान एससी एसटी क्रीमी लेयर नियम लागू नहीं हो पाया। अब यही सब इसमें, और बस केवल इतना ही है भाई कि जो कमजोर हैं उनको मिले, जो सबल हो चुके हैं उनको इसका लाभ ना मिले। साफ शब्दों में जो सरल ढंग से समझने की जरूरत है वो यही है। अब 2026 में मामला क्यों गर्मा गया? ये अभी तक इतने दिन से पड़ा था तो आप कैसे गर्मा गया? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि मार्च 2026 में ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 11 मार्च 2026 कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रोहित नाथन है मामले में ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट दिया है कि माता पिता की केवल सैलरी या इनकम देखकर किसी उम्मीदवार को क्रीमी लेयर नहीं कहा जा सकता है। माता पिता का पद, सेवा श्रेणी और सामाजिक स्थिति भी देखनी होगी। उसका मतलब ये नहीं है कि 8 लाख की सीमा खत्म हो गई, बल्कि ये कि क्रीमी लेयर की जांच सिर्फ एक आय संख्या से नहीं की जा सकती। अब दूसरा क्या है कि मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मई में आई। 22 मई में 2026 को एक अन्य ओबीसी रिजर्वेशन मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने सवाल उठाया कि अगर किसी परिवार के दोनों माता पिता आईएएस अधिकारी हैं
और परिवार सामाजिक आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुका है, तो उनके बच्चों को लगातार आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, सवाल हुआ। पीठ ने कहा कि शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण से सामाजिक गतिशीलता आती है और इस बात पर विचार होना चाहिए कि आरक्षण का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहे या नहीं। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि यह एक सुनवाई के दौरान न्यायिक टिप्पणी थी, नया आरक्षण कानून नहीं। टिप्पणी की गई है कोर्ट द्वारा। और अभी SC/ST क्रीमी लेयर की क्या स्थिति है, वो अभी ये है कि अभी ये कहना गलत होगा कि पूरे देश में SC/ST के लिए OBC जैसे 8 लाख वाली क्रीमी लेयर लागू हो गई है, मतलब ये गलत है। ये ऐसी नहीं, जो पहले चल रहा है वही। वर्तमान में इस मुद्दे पर न्यायपालिका, केंद्र सरकार और राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है, अभी भी बहस जारी है। और अभी अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का विचार का विरोध किया है। अब केंद्र का तर्क है कि SC/ST समुदायों के खिलाफ ऐतिहासिक और सामाजिक भेदभाव को केवल आय या आर्थिक स्थिति से नहीं मापा जा सकता, यानी मामला अभी बहस और न्यायिक विचाराधीन प्रक्रिया में है। अब विवाद में दोनों पक्ष क्या कहते हैं। क्रीमी लेयर लागू करने के समर्थकों का तर्क है कि आरक्षण का फायदा उसी परिवार को बार बार क्यों मिले जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे निकल चुका है। सही बात है, हर व्यक्ति को कहेगा कि अब उनको नहीं मिलना चाहिए। उनका कहना है कि अगर किसी परिवार के बच्चे पहले से ही अच्छी शिक्षा, सरकारी नौकरी, आर्थिक सुरक्षा हासिल कर चुके तो आरक्षण का लाभ अब पिछड़े परिवारों तक पहुंचना चाहिए ना, वही तो थोड़े रुका रहे। अब विरोध करने वाले कह रहे हैं कि SC/ST के मामले में सिर्फ पैसा देखकर सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं माना जाएगा। किसी SC/ST परिवार का व्यक्ति IAS, डॉक्टर, प्रोफेसर या बड़ा कारोबारी बन जाए, फिर भी जात आधारित भेदभाव का सामना उसको करना पड़ सकता है। इसलिए केवल आर्थिक उन्नति के आधार पर उसे आरक्षण से बाहर करना उचित नहीं होगा। लेकिन ये यहाँ पर जो ये तर्क दिया जाए समझ से बाहर है। केंद्र सरकार ने भी इसी तरह का तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। तो कहीं न कहीं ये वोट की राजनीति जो चल रही है ये उठा ले जा रही है। सबसे आसान ये है कि अब बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है। कितना आप बताएं कि पीढ़ियों में आर्थिक रूप से कमजोर है, अच्छी शिक्षा और सरकारी नौकरी तक पहुंच नहीं बनी है, उन लोगों को मिलना चाहिए। परिवार के माता पिता बड़े सरकारी अधिकारी हैं, बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत है और लेकिन वो भी लाभ पाएंगे। ये इन्हीं सब चीजों को लेकर विवाद जो लगातार चल रहा है, इसी को लेकर चल रहा है। एक विस्तृत मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है। लेकिन हम ऐसे ही चाहेंगे, आप भी अपनी, जैसे हम अपनी बात रख रहे थे, राय, आपको क्या लगता है कि अब आरक्षण मिल रहा है, आप मजबूत हो गए, दादा परदादा बच्चे, अब तो चाहिए कि हमारे कोई दूसरा परिवार, कमजोर व्यक्ति का जो परिवार है वो लाभ पाए इसको हम अपने गांव में ही देख रहे हैं, अपने गांव में ही, कि जो लोग सरकारी नौकरी में आ गए हैं उनके बच्चे काफी विकास कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे विकास कर रहे हैं। बकिया अन्य बच्चे जो हैं वो, आज तो मैंने आरक्षण वो दलित बस्ती में देखा था, कम से कम 2500 बच्चे जिनकी आयु 9 वर्ष से और 12 वर्ष 13 वर्ष के बीच में थी, ऐसी उम्र के बच्चे 20 बच्चे ताश खेल रहे थे। 20 बच्चे दलित बस्ती के ताश खेल रहे थे जिनकी उम्र 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच में थी। वो बच्चे या तो 6 में पढ़ रहे होंगे, 8 में पढ़ रहे, इससे ज्यादा नहीं, 6 या 7 8 में। और कुछ छोटे भी बच्चे थे। तो मैं इधर से घूमते हुए गया तो एक बड़े माननीय व्यक्ति हैं, उनका दरवाजा उन्हीं के सामने खेल रहे थे। तो मैंने कहा आज बेटा देखो, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे सामने आज के बाद जो तुम्हारी उम्र है, मैं ताश खेलते हुए देखना नहीं चाहता। कहे गुरुजी हमारे माता पिता हमको कुछ नहीं बोलते। तो हमने कहा देखो बेटा, एक शिक्षक में और अभिभावक में यही अंतर है कि हम तुमको ताश खेलते नहीं देखना। अरे बड़ी कुछ 2-4 महिलाएं थी, उन लोगों ने कहा कि सर जी आप जो समझा रहे हो, दूसरा कोई समझाता तो विवाद हो जाता, इनके गार्जियन आके लड़ लेते। तो मैंने कहा देखिए, मैं शिक्षक हूँ और हमेशा बच्चों को चाहूंगा कि ये बच्चे खूब पढ़े लिखे, अच्छे पोस्ट पर जाएं,
अच्छी नौकरी करें, अपने माँ बाप की सेवा करें। ऐसा दुख बहुत हुआ, बहुत दुख हुआ। जी जी हमें दुख का ठिकाना नहीं था, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो बच्चे पढ़ते, अगर 5 किलो अनाज मुफ्त में सरकार नहीं देती, तो मेरा दावा है वो बच्चे पढ़ते। मेरा दावा है, मेरा यकीन है कि जिस परिवार को खाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, अगर छोटा बच्चा ताश खेलेगा तो अभिभावक को चिंता होगी कि मैं तो अपनी स्थिति से गरीब हूँ, आने वाली पीढ़ी कम से कम पढ़े और आगे बढ़े। ठीक, इसी के साथ ही कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेकर चलेंगे। लेकिन एक चीज बता दें, उम्मीद करते हैं कल इसकी तैयारी करेंगे। जो आरक्षण का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी या सबसे पिछड़े तक, बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें अंतिम पायदान को मिलना चाहिए, अंतिम पायदान को सुविधा मिलना चाहिए। आरक्षण के पायदान जो आप जोड़ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जो अब सबल हो चुके हैं, वो चाहे ओबीसी में हो, चाहे एससी में हो, चाहे एसटी में हो, यही मैं कह रहा हूं, अगर वो सबल हो चुके हैं 2-4 पुश्त 10 पुश्त से 10 पुश्त क्या, जब से ये लगा है तब से आज तक उसका लाभ ही ले रहे हैं, तो कम से कम उनको वरीयता में कमजोर, जो उनसे कमजोर, जो कभी किसी पीढ़ी में कुछ भी नहीं पाए हैं, उनको वरीयता मिले। इसी पर जहां तक उम्मीद होगी कल चर्चा किया जाएगा, अगर कोई बड़ा मामला नहीं आया कोई इस तरह का। और एक चीज और भी कहेंगे, झटका मशीन जिस तरीके से लग रही है, रोज कोई ना कोई उसमें चपेट में आ रहा है, ये भी एक बड़ा मामला है। लेकिन कोई चर्चा करने कोई किसान भी शामिल नहीं होता है, इस पर अपनी बात रखे। इस वक्त रोज झटका मशीन से कहीं ना कहीं छोटे बच्चे या किशोर उनकी जद में आ रहे हैं। कोई ना कोई उपाय इस पर जरूर होना चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा होगी। तो चूंकि अब काफी लंबा हो गया है, कार्यक्रम को समापन करेंगे कल किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ, फिर आप सब लोगों के बीच शामिल होंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे अवधि समाचार और पूछताछ सुल्तानपुर के इस जबरदस्त डिबेट शो को ज्यादा से ज्यादा वायरल और शेयर करें। और आज हम आप सब लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, शुभ रात्रि।